हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये अध्याय 6 है। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष पॉइंट्स रह गए हैं, पहले इनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकार मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है। यह सभी नागरिकों को प्राप्त है और इसमें 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) जो है, इसमें आपको जो अधिकार दिया गया है वह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम, जैसे आप बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी आदि के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और इस प्रकार इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति के सभी माध्यम शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं आपको दी गई है। पहला है 19(1)(a) के तहत, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार आपको दिए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल 19(1)(c) के तहत आपको संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत भारत के राज क्षेत्र में आपको अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद आपको जो है आर्टिकल 19(1)(e) के तहत भारत के किसी भाग में आपको निवास करने और बसने का अधिकार दिया गया है। अगर आप निवास और बस जाते हैं वहां पर, तो आपको आर्टिकल 19(1)(g) के तहत कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का आपको अधिकार दिया गया है। तो क्रम को याद रखिएगा, ये एक दूसरे से लिंक है। कैसे? अगर आपको अपने बातों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, तो अगर आप बात करते हैं तो आपको एक सम्मेलन बनाने का भी अधिकार होगा, यानी आप सम्मेलन बनाने का भी क्षमता रखते होंगे। तो आपको शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार दे दिया गया है। अगर आप सम्मेलन बना सकते हैं तो आपको संगम या संघ या सहकारी समिति भी बनाने का अधिकार दे दिया गया है, क्योंकि इसका अगला चरण हो जाएगा। और आप जो है ये संगम, संघ या सहकारी समिति बना लेते हैं तो आपको घूमने का, यानी भारत के राज क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार है। अगर आप घूमते हैं और मन है कि आपको कहीं बसना है, तो इसका भी आपको अधिकार दे दिया गया है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। अगर आप बस जाते हैं तो आपको जीविकोपार्जन के लिए कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का भी अधिकार है। देखिए, आर्टिकल 19(1)(a) जो है, इसमें जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें शांति का भी अधिकार आपको प्राप्त है। इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, फोन टेपिंग के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया, यानी आपके फोन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, टेपिंग नहीं की जा सकती है। और पांचवा जो अधिकार है, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का भी आपको अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद प्रसारित करने का अधिकार, यानी सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। राजनीतिक दल या संगठन के द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध आपको अधिकार दिए गए हैं। सरकारी गतिविधियों की सूचना का भी अधिकार आपको दिए गए हैं। इसके बाद किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध भी आपको अधिकार दिए गए हैं। और प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। यहां से प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है, हड़ताल का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 19(2) के द्वारा युक्ति युक्त निर्बंधन आपको, मतलब कि 8 आधारों पर आपकी जो वाक्य और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, राज्य के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये 8 जो आधार हैं वो है, पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता की अगर बात होगी तो आपके ये जो अधिकार है 19(1)(a), इस पर आपका प्रतिबंध हो सकता है। इसके बाद राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में भी आपके जो अधिकार है 19(1)(a) के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ संबंध के संदर्भ में, लोक व्यवस्था के संदर्भ में, शिष्टाचार एवं सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के उद्दीपन के लिए भी आपको जो है इस पर स्वतंत्र, यानी जो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1)(b) जो है, ये जो आपको अधिकार देता है वो किस रूप में, तो शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की जो है स्वतंत्रता देता है।
किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांति पूर्वक संगठित होने का अधिकार है, और इसमें जो शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, असामाजिक संगठन और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(3) के तहत जो है इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर यानी कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के आधार पर राज्य इस अधिकार पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो अनुच्छेद 19(1)(c) जो है इसमें आपको जो अधिकार दिया गया इस अनुच्छेद के तहत समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता और सहकारी समिति के निर्माण की भी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह अधिकार 97वें संविधान संशोधन के बाद जो है इसमें शामिल किया गया है। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को अनुच्छेद 19(4) के द्वारा युक्ति युक्त निर्बंधन है, यानी देश की एकता और अखंडता, लोक व्यवस्था तथा सदाचार के संदर्भ में। अनुच्छेद 19(1)(d) जो है ये भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आबाद आवागमन का जो है अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(1)(e) जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(5) के तहत याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 19(1)(e) पर युक्ति युक्त निर्बंधन है, यानी साधारण जनता के हितों या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के आधार पर इस पर आपका जो अधिकार जो है इस पर आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19(5) के द्वारा। ठीक है। और अनुच्छेद 19(1) जो F है, देखिए इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद के तहत, लेकिन इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जो है सांविधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब संपत्ति का जो अधिकार है वो आपके आर्टिकल 300A के अंतर्गत जो है, और ये मूल अधिकार नहीं रह गया है, अब सांविधिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(g) जो है 1G, इसमें जो आपको अधिकार है कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(6) जो है इसके द्वारा युक्ति युक्त निर्बंधन है। सरकार इसके लिए विधि के द्वारा न्यूनतम तकनीकी योग्यता का निर्धारण कर सकती है और किसी उद्योग में संचालन में जो कह सकते हैं कि किसी उद्योग के संचालन में निजी व्यक्तियों को प्रतिबंधित कर सकती है, जैसे रेलवे के संदर्भ में और परमाणु ऊर्जा आदि के संदर्भ में। युक्ति युक्त प्रतिबंध का जो सिद्धांत है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अनेक प्रतिबंधों के अधीन है और सरकार को इन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका के द्वारा इन प्रतिबंधों का न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। प्रतिबंध तार्किक एवं युक्ति युक्त होना चाहिए। तार्किकता का निर्धारण न्यायपालिका जो है दो प्रकार से करती है, एक तथ्यात्मक और दूसरा जो मतलब कि प्रकार है वह है आपका प्रक्रियात्मक। तथ्यात्मक यानी मौलिक रूप में प्रतिबंध ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्वतंत्रता का ही विनाश कर दे, और प्रक्रियात्मक के संदर्भ में अगर बात करें तो प्रतिबंध आरोपित करने की प्रक्रिया तार्किक होनी चाहिए और प्रतिबंध लगाने से पूर्व व्यक्तियों या समूहों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 20, इसमें जो प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों जो देखिए यह जो आर्टिकल 20 है इसमें आपको मतलब कि भारतीय नागरिक के साथ साथ आपके अधिकारों के साथ साथ मतलब विदेशी नागरिकों को भी यह अधिकार प्राप्त है, यानी भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को यह अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा। भविष्यलक्षी और भूतलक्षी विधि क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, भविष्य यानी आने वाला समय, भूतलक्षी यानी बीता हुआ समय। जब विधि अपने निर्माण के तिथि के बाद मान लीजिए किसी डेट को तय होता है कि यह विधि लागू किया जाएगा, और उस तिथि के बाद जिस दिन तय किया गया था उस दिन नहीं बल्कि उसके किसी और दिन बाद, अगले दिन बाद किसी आगामी तिथि से प्रभावी होता है तो उसे भविष्यलक्षी विधि कहते हैं। और भूतलक्षी विधि किसे कहते हैं? जब विधि निर्माण के तिथि से पहले ही लागू कर दी जाए तब उसे भूतलक्षी विधि कहते हैं। तो भविष्यलक्षी और भूतलक्षी विधि जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 20(1) जो है इसमें जो प्रावधान है आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित नहीं है।
परंतु घटना के बाद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। यानी मान लीजिए अपराध के समय जो विधि परिवर्तन में है, तो अपराध के समय जो विधि परिवर्तन में है केवल उसी विधि के उल्लंघन के आधार पर दंड दिया जा सकता है, कोई नई विधि बनाकर नहीं। तो अब जब अपराध कर रहे हैं और उस समय जो कोई कानून उसके उल्लंघन के संदर्भ में एक्टिव है, तो उसी संदर्भ में आपको वो आपका जो मतलब कि सजाए होगा, जो दंड होगा वो मिलेगा, न कि उसके लिए कोई नया विधि बनाकर आपको दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 20(2) के संदर्भ में अगर बात करें तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। देखिए, यदि किसी लोक सेवक को आपराधिक आरोप में पदच्युत किया जाता है तो उसकी पदच्युति जो है द्वैध दंडादेश के अंतर्गत नहीं आती, उस पर न्यायालय में पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी उसे अभियोजित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 20(3) में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य आप नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद अनुच्छेद 21 है 21, इसमें जो प्रावधान किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 जो है इसमें जो आपको अधिकार मिले हैं वो किस रूप में है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आपको जो है अधिकार है। इसमें पहला जो है जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, याद रखिएगा। तो इसके बाद अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 के जो भूमिका है वो विशेष रही है। इस वाद में जो मतलब कि जो फैसला सामने आया उसको आप ध्यान में रखिएगा और इस केस को भी ध्यान में रखिएगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। इसी वाद में न्यायालय ने पहली बार माना कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में वे समस्त आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम है, और इन अर्थों में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के समस्त अधिकार स्वयं ही समाहित हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा अनुच्छेद 21 के अर्थों का विस्तार किया है, याद रखिएगा। न्यायपालिका ने इस बात पर बल दिया कि जीवन के अधिकार में मात्र पशु तुल्य जीवन स्वीकार नहीं होगा, यानी पशु के समान आप जीवन नहीं जी सकते हैं, इसका अधिकार जो है स्वीकार नहीं होगा, बल्कि मानव होने के कारण सम्मानपूर्ण जीवन आपको जो है जीने का या सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए, इसका अधिकार दिया गया है। न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 जो है एक दूसरे के पूरक हैं और इसीलिए जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार स्वाभाविक रूप में सम्मिलित हो जाता है। यानी आर्टिकल 21 में आर्टिकल 19 जो है ये स्वाभाविक रूप से इसमें समाहित हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। इस दोनों को मिलाकर जो है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित जो अधिकार है वो आपको 36 अधिकार है। अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की जो घोषणा की गई है, पहला है जीवन रक्षा का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। निजता का भी अधिकार जो है 21 के तहत आता है, आर्टिकल 21 के तहत आश्रय का अधिकार आता है, स्वास्थ्य का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सोने का, सोना यानी गोल्ड नहीं, स्लिप का अधिकार, स्लीपिंग का अधिकार है, और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है, बेधुत का अधिकार दिया गया है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषित रहित जल और वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का भी अधिकार आपको दिए गए हैं। इसके बाद 6 से 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, त्वरित सुनवाई का अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी आपको अधिकार दिए गए हैं, और मानवीय व्यवहार के विरुद्ध भी अधिकार है, फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार है, विदेश यात्रा करने का भी आपको अधिकार दिए गए हैं, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध भी आपको अधिकार दिए गए हैं, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का भी अधिकार है, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार दिया गया है, राज्य के बाहर न जाने का भी अधिकार है, कैदी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार जो है दिया गया है,
और महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का भी अधिकार है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। दो सीधी न्यायालयिक आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार है। सामाजिक सुरक्षा और परिवार के संरक्षण का अधिकार है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का भी अधिकार है और मार्केटर्स के विरुद्ध भी अधिकार दिए गए हैं। जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार है। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है और जीवन साथी चुनने का अधिकार है। गरिमा के साथ मृत्यु का भी आपको अधिकार दिए गए हैं। इसको एक दो बार देख लीजिएगा। न्यायपालिका ने इस संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत माना, यानी विधि उचित, तार्किक, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मतलब सही होना चाहिए। तो विधि उचित, तार्किक और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सही होना चाहिए। तो इस विधि को उचित प्रक्रिया का सिद्धांत माना। न्यायपालिका को विधि की व्याख्या करने का अधिकार तो है ही, साथ ही उसके औचित्य के परीक्षण करने का भी इसे शक्ति है। न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ मेनका गांधीवाद से ही माना जाता है और इसमें न्यायपालिका ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का जो है इसमें प्रतिपादन किया गया। याद रखिएगा, प्राकृतिक न्याय क्या है? तो किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के पश्चात ही दंडित किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को कब दंडित किया जाना चाहिए? तो विधि के उल्लंघन के बाद ही, और आरोपी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद जो 19 है और जो आर्टिकल 21 है, इसकी जो मतलब कि व्याख्या है एक दूसरे पर निर्भर है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और आर्टिकल जो 21A है, इसमें अगर बात किया जाए तो 2002 के द्वारा जो 21A है, 2002 के द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 86वें संविधान संशोधन माध्यम से। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 21A को जोड़ा गया और इसमें जो प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाए और इस संबंध में राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। पशुओं को उत्पीड़न से सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया है। देखिए, मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, फैसला दिया, जिसके आधार पर तमिलनाडु के प्रसिद्ध पर्व पोंगल के दूसरे और तीसरे दिन आयोजित किए जाने वाले खेल जलीकट्टू यानी बुल फाइटिंग, सांड को लड़ाना, बुल फाइटिंग तथा देश भर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाने वाली बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पशुओं के साथ उत्पीड़नात्मक व्यवहार पशुओं के प्रति निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित किया और साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि जानवरों को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। आप उसको, जो पशु है, आप उसको कष्ट नहीं दे सकते हैं, उसके साथ आप जो है अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ज्ञान कौर वाद में यह बातें कही गई, याद रखिएगा इस केस को, ज्ञान कौर केस। देखिए दो तरह का, मतलब कि अगर बात करें तो दो तरह का जो है मृत्यु का अधिकार है, मतलब जीवन के अधिकार में मृत्यु का जो अधिकार है दो तरह का है, एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, एक सक्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया और एक्टिव यूथेनेसिया। देखिए, जो पैसिव यूथेनेसिया है, निष्क्रिय जो इच्छा मृत्यु है, इसमें क्या होता है? उच्चतम न्यायालय ने भारत में इसे स्वीकार कर लिया है और किसी मरीज का जीवन रक्षक जो प्रणाली होता है, यानी जो लाइफ सपोर्ट जो सिस्टम होता है, इस पर जो टीका जीवन होता है, अगर मान लीजिए किसी मशीन के द्वारा आपका जीवन चल रहा है तो उस जीवन रक्षित यानी जीवन रक्षा प्रणाली पर टीका जीवन मशीनों को हटाकर समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? और सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या है? एक्टिव यूथेनेसिया क्या है? तो उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है अभी तक और इसके अंतर्गत दवाई या इंजेक्शन के द्वारा जो है व्यक्ति का जीवन समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, पॉइजन एक तरह से कह सकते हैं देकर। 9 मार्च 2018 के एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को भी सम्मिलित माना। इसके साथ ही न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल को भी वैध ठहराया है। लिविंग विल क्या है? यह एक लिखित दस्तावेज है जिसमें रोगी पहले ही घोषणा कर लेता है,
मतलब जो लिविंग विल है ये क्या है, एक ऐसी लिखित दस्तावेज होता है जिसमें रोगी पहले ही घोषणा कर सकता है कि यदि वह ठीक न होने की स्थिति में पहुंच जाए या अपनी इच्छा व्यक्त करने की स्थिति में वह न हो तो उसे किस प्रकार का चिकित्सकीय उपचार दिया जाए। वह अपने परिजनों को जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने का अधिकार भी प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का ये विल है, लिविंग विल, जिसमें ये बातें सभी लिखी होती है, एक लिखित दस्तावेज होता है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अनुच्छेद 22 है, इसमें जो प्रावधान किया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22(1) जो है इसमें जो प्रावधान है मनमानी गिरफ्तारी से आपको जो है संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताए बिना जो है आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, यानी कारण या आधार आपको बताना होगा और उसे अपने मनपसंद विधि व्यवसायी यानी वकील से परामर्श करने का भी अधिकार होगा। अनुच्छेद 22(2) के तहत अगर बात करें तो किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। इस 24 घंटे में जो यात्रा का समय होगा इसको शामिल नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22(3) के तहत अगर बात करें तो ये एक अपवाद है, दो प्रकार के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। पहला, निवारक निरोध में रखे गए लोगों के लिए और विदेशी शत्रु को। अनुच्छेद 22(4) और 22(7) ये प्रावधान जो है ये निवारक निरोध में रखे गए लोगों के लिए है। तो 22(4) और 22(7) में जो प्रावधान है ये निवारक निरोध में रखे गए लोगों के लिए है। जिस व्यक्ति को निवारक निरोध में बंदी बनाया जाएगा उसको कारण बताया जाएगा। अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। यदि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का विषय है तो कारण स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है। और किसी व्यक्ति को यदि 3 महीने से ज्यादा निवारक नजरबंदी में रखना है तो एक समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, याद रखिएगा। और संसद विधि के निर्माण के द्वारा निवारक नजरबंदी में बंदी बनाए गए लोगों की अधिकतम सजा का निर्धारण कर सकती है। निवारक निरोध की अवधि क्या है? ठीक है, 3 महीने तक किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। 3 महीने से अधिक समय के लिए बंदी बनाने के लिए न्यायिक समिति के द्वारा अनुशंसा जो है आवश्यक होगी और संसद विधि के द्वारा अधिकतम समय सीमा का निर्धारण कर सकती है। निवारक निरोध का आशय क्या है? निवारक निरोध का जो आशय किसी व्यक्ति को नजरबंद करके संभावित जो व्यक्ति है इसको नजरबंद करके संभावित अपराध को रोकना। ठीक है, निवारक निरोध का जो आशय है, अगर आपको किसी व्यक्ति पर मतलब कि शक होता है, आपको नहीं मतलब कि सरकार को या किसी मतलब कि राष्ट्र के एकता और अखंडता या उसके मतलब कि अभिमान के संदर्भ में, उसके सम्मान के संदर्भ में इस तरह से अगर शक होता है कि देश को खतरा है तो आपको जो है नजरबंद किया जा सकता है। और इसके लिए संभावित मतलब कि इस नजरबंद का जो पीछे कारण है वो आपके जो संभावित अपराध है इसको रोकना है। मात्र संदेह के आधार पर किसी को हिरासत में लेना या अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को नजरबंद कर लेना निवारक निरोध का आशय है। निवारक निरोध का जो आधार है वो क्या है? तो निवारक निरोध का जो आधार है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा के संदर्भ में, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा और समाज में वैमनस्य पैदा करने की प्रवृत्ति। यह है आपका निवारक निरोध का आधार। ठीक है, विधि निर्माण की जो शक्ति है इसके बारे में अगर बात करें तो भारत में निवारक निरोध की विधि निर्माण की शक्ति संघ एवं राज्य सरकार दोनों को है, याद रखिएगा। निवारक निरोध के जो कानून है इसके बारे में अगर बात करें तो मीसा जो है, पहला जो है मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, इसके जो तत्कालीन परिस्थितियां थी 1900 मीसा लागू करने की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी 1971 का युद्ध, देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता का मुद्दा। दुरुपयोग भी हुआ 1975 में आपातकाल के दौरान इसका दुरुपयोग हुआ, याद रखिएगा मीसा का। इसके बाद है कॉफीपोसा। ठीक है, कॉफीपोसा यानी COFEPOSA यानी विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम 1974। तो याद रखिए कॉफीपोसा। और इसके बाद है रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, टाडा आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां। तत्कालीन परिस्थितियां जो टाडा के लिए थी, पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, ये सभी इसकी परिस्थितियां थी। 1955 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है पोटा आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून है, 2002 में इसे जो है लाया गया।
इसके बाद तत्कालीन इसकी जो परिस्थितियां हैं पोटा का, वह अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला और दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला, इसके संदर्भ में पोटा लागू किया गया। यूपीए सरकार के द्वारा 2005 में इसे समाप्त कर दिया गया। और छठा है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण संशोधन अधिनियम 2008, यह कानून अभी भी प्रवर्तन में है, एक्टिव है। निवारक निरोध कानून की जो आलोचना है इसके बारे में अगर बात करें तो निवारक निरोध कानून लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है। यह कानून अत्यधिक कठोर और सख्त है। यह मानव अधिकारों के भी विरुद्ध है। इनके दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। निष्कर्ष क्या है तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का व्यापक उल्लेख किया गया है और प्रथम दृष्टया जो है ऐसा प्रतीत होता है कि निवारक नजरबंदी के कानून मूल अधिकारों के विरोधी है, परंतु वास्तविक रूप में अगर बात करें तो निवारक नजरबंदी का कानून एक अनिवार्य बुराई है। अनिवार्य इसलिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना है, और बुराई इसलिए कि इससे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अगर इसके बारे में बात करें तो अनुच्छेद 23 जो है ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। क्या करता है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का जो है ये प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23(1) इस अनुच्छेद में 3 प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है। पहला है बलात्श्रम। बलात्श्रम यानी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, ठीक है, वह जबरदस्ती कह सकते हैं श्रम, यानी बलात्श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। दूसरा है बेगारी, यानी काम के बदले पैसा न देना, मुफ्त में काम करवाना, यह होता है बेगारी, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो तीसरा है आपका मानव व्यापार। मानव यानी महिलाओं और बच्चों को खरीदना बेचना, खरीद फरोख्त। अनुच्छेद 23(2) में जो बातें कही गई है कि यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे बलात्श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा और इसमें जाति, धर्म, मूल वंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 24 के तहत। यह एक निरपेक्ष अधिकार है, यह एक ऑब्सोल्यूट अधिकार है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योग, कारखानों और खानों में नहीं लगाया जा सकता। इनको इस काम में नहीं ढकेला जा सकता। बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है। न्यायपालिका के आदेश के द्वारा जो है बाल पुनर्वास कोष, चाइल्ड रिहेबिलिटेशन फंड जो है, इसके अनुसार अगर बात करें तो बाल आयोग का गठन किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। बाल पुनर्वास कोष का पुनर्वास यानी चाइल्ड रिहेबिलिटेशन फंड की स्थापना है की गई है और चाइल्ड कमीशन का भी गठन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में जो प्रावधान किया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने और प्रचार करने का आपको अधिकार है। देखिए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धार्मिक अधिकार के नाम पर लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सामाजिक सुधार को धार्मिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है जो राज्य को इस बात की अनुमति देता है। इसके बाद इसका जो पहला अनुमति है क्या है? धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बंधन करे। और दूसरा है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए या सार्वजनिक प्रकार के जो है हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को मतलब हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना। तो सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए मतलब खोलना। इसके बाद अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं भी की गई हैं। ये 2 व्याख्याएं मतलब क्या है? पहला व्याख्या है कि कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। याद रखिएगा, कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। और इस संदर्भ में
बात करें तो हिंदुओं के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तो हिंदुओं के अंतर्गत कौन कौन से शामिल होंगे? सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी, इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद धर्म परिवर्तन जो है संविधान में, जो संविधान है, धर्म परिवर्तन के अगर संदर्भ में बात करें तो संविधान में न तो धर्म परिवर्तन का उल्लेख है और न ही इस पर किसी प्रकार का धार्मिक प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध का उल्लेख है। लेकिन प्रावधानों से ऐसा प्रतीत होता है, जो प्रावधान है उससे ऐसा मालूम होता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता से कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है। संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर ने चिंता व्यक्त की थी कि इससे धर्म से जुड़ी कुरीतियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उदारवादी सदस्य इसे सहमत थे, परंतु वे इस मूल अधिकार के रूप में नागरिकों को देना चाहते थे, इसीलिए इसे एक सापेक्ष अधिकार बनाया गया। 70 के दशक में अगर बात करें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश में जो है सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहे थे। उड़ीसा, मध्य प्रदेश में 70 के दशक में सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहा था, इसीलिए यहाँ ईसाई मशीनरी और हिंदू संगठनों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हुआ। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया और इसमें कहा गया कि धर्म परिवर्तन को 3 आधारों पर दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये 3 जो आधार होगा वो होगा बल के आधार पर, बलपूर्वक अगर किसी को धर्म परिवर्तित कराया जाता है तो ये अपराध है। कपट के माध्यम से और लोभ देकर जो है, अगर आप लोभ देकर, पैसा धन दौलत देकर अगर आप जो है या किसी भी प्रकार का आप लोभ देकर धर्म को परिवर्तित, मतलब धर्म को परिवर्तन कराते हैं या परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं तो आपको जो है इसके लिए दंड दिया जाएगा, आप इसके लिए अपराधी होंगे। देखिए स्टेनलॉस वाद जो है 1977, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेनलॉस वाद जो है ये क्या है? प्रोफेसर रेव स्टेनलॉस ने उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य के इस कानून को चुनौती दी थी और इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा की ये कानून गैर संवैधानिक है। इसमें धर्म के प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का भी अधिकार सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय ने स्टेनलॉस के तर्क को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा सरकार के विधियों को संवैधानिक करार दिया। उच्चतम जो न्यायालय है, न्यायालय ने कहा कि प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्म का अधिकार लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन है। यदि सभी समुदाय धर्म परिवर्तन का प्रयास करेंगे तो लोक व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न होगी। संपूर्ण भारत में धर्म परिवर्तन से जुड़ी विधियां नहीं है, बल्कि मात्र कुछ राज्यों में है। अनुच्छेद 26 के तहत अगर बात करें तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के तहत अगर बात करें तो देखिए इसमें जो प्रावधान है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है, इसके संदर्भ में अगर डिस्कस किया जाए तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का जो है अधिकार है, जिसके अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था के स्थापना का अधिकार है। चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। इन संपत्तियों के प्रशासन का भी अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 27 जो है धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता दी गई है, यानी राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष में प्रोत्साहन के लिए किसी भी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा, कर नहीं लगाया जाएगा, परंतु किसी विशेष उद्देश्य से जो है उस धर्म से संबंधित हो, अगर किसी विशेष उद्देश्य से जो उस धर्म से संबंधित हो उसके लिए शुल्क वसूल किया जा सकता है, शुल्क लगाया जा सकता है। जैसे तीर्थ यात्रा, हज यात्रा को सुविधा प्रदान करने के लिए शुल्क वसूलना, तो शुल्क लगाया जा सकता है, लेकिन कर का जो है आरोपण नहीं किया जा सकता है, कर नागरिकों पर नहीं लगाया जा सकता है धर्म के अभिवृद्धि के लिए। इसके बाद अनुच्छेद जो 28 है, अगर इसके संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 28 में जो प्रावधान किया गया है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो देखिए राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा जो है मतलब सशर्त दी जा सकती है और ये शिक्षण संस्थाएं जो राज्य से अनुदान प्राप्त करती हैं या जिन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त है उनमें बच्चों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यदि व्यक्ति अल्पवयस्क है तो उनके अभिभावक की जो है सहमति ली जाएगी। इसके बाद है आर्टिकल 29 और 30। 29 और 30 जो है इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में यहां से जो है कवर करेंगे और आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और
इसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम को जो है आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को मतलब कि पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे इसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर दिया गया है। तो आप भूलिएगा नहीं, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।